नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं जुड़ चुकी है नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। मनविंदर जी नमस्कार। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, पंजाब में क्या चल रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार पंजाब जा रहे हैं। मनविंदर जी, पंजाब के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी, बस एक लाइन बस बोल देती हूँ पंजाब के बारे में कि अपनी जो जमीन उनकी खो गई है दिल्ली में, उसको ढूंढने के लिए वहां पे गए हैं और वहां पर भी वो त्रिशंकु बन के रह रहे हैं, क्योंकि वहां की जो जनता है उनको सिरे से नकार रही है। बट उससे पहले, पंजाब जाने से पहले हम वहीं पे आते ना जहाँ पे इनकी पहले जमीन थी, जहाँ पे इन्होंने आकर के राज किया था। हम दिल्ली के राजा हैं जी, तो दिल्ली के राजा जो है वहां पे कैसे उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने अभी एक प्रमुख टीवी चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने एक उनका पॉडकास्ट हुआ था और वो धमाकेदार पॉडकास्ट है। मतलब उस पॉडकास्ट को देख करके इवन अखिलेश यादव जो है ना वो भड़क गए थे और उन्होंने कह दिया था कि अब समाजवादी पार्टी का कोई भी मेंबर वहां पे उस चैनल पे नहीं जाएगा और हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट उस चैनल को हम नहीं देंगे। तो वो बात की बात है, उसके बारे में मैं बताऊंगी कि क्यों भड़के थे। उससे पहले एंकर ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि जो सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके बारे में आप क्या बोलेंगे। रेखा गुप्ता जी ने कैटेगोरिकली एक वर्ड यूज किया था, उन्होंने कहा था सीएजी की जो रिपोर्ट्स है सब है फंगस है। आप एक पन्ना उठा के आप पलट के देखिए और एक पन्ने के अंदर फिर आपको फंगस दिखेगी, मतलब पूरी फंगस की भरमार है। आप समझ सकते हैं कितनी बदबूदार और कितनी डरावनी और कितनी घृणित, जिसको हम ये सब बोल सकते हैं कि जिसको देख करके आपको लगे कि बाप रे बाप, इतना सारा जो है भ्रष्टाचार कोई कर भी सकता है। उन्होंने कुछ चीजें गिनाई है, मैं सब तो नहीं बोलूंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और हम पंजाब को टच नहीं कर पाएंगे। और हाँ, मैं एमसीडी के बारे में भी बात करूंगी क्योंकि एमसीडी पे एक बहुत जबरदस्त इस समय एक इशू बनकर के सामने आ रहा है दिल्ली की पॉलिटिक्स में। रेखा गुप्ता जी ने ये बताया कि पराली के लिए पहले उन्होंने बताया कि 25 करोड़ की पराली का मेडिसिन, मैं पॉइंट वाइज करूंगी। सबसे पहले उन्होंने कहा सांस लेने को लेकर के, सांस दिल्ली की जनता नहीं ले पा रही क्योंकि उन्होंने कहा था कि पराली जो है उसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। पराली को खत्म करने के लिए उन्होंने 25 करोड़ की मेडिसिन जो है बोला कि हमने वो बनवाई है। वो मेडिसिन किसी ने आज तक देखी नहीं है और उसके ऊपर उन्होंने 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे एडवर्टाइजमेंट करने के। एक स्मॉग टावर लगा था, एक स्मॉग टावर जो कि मतलब एक ही सीजन भी नहीं चल पाया और वो खत्म हो गया, वो चला गया। उसके बारे में कोई खबर नहीं। इतनी बड़ी दिल्ली की जनसंख्या, इतनी बड़ा एरिया है, उसमें आकर के कोविड के समय पे एक दिवाली पूजन का उन्होंने आयोजन किया था। मनोरंजन जी, आप सोच सकते कोविड के टाइम पे जो है जनता मर रही थी, अपने परिजनों को खो रही थी एक के बाद एक, और ये आदमी जो है इसने त्यागराज स्टेडियम में वहां पे दिवाली पूजन अपने सब परिवार और अपने पार्टी के लोगों के साथ इसने कराया था। खर्चा था 3 करोड़ और एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च किया 15 करोड़। उसके बाद में शॉपिंग फेस्टिवल उसने किया। शॉपिंग फेस्टिवल का भी जो है बहुत जबरदस्त इसने जो है उसका एडवर्टीजमेंट किया था, उसमें खर्च हुए थे 18 करोड़। लेकिन किसी ने शॉपिंग फेस्टिवल देखा? शॉपिंग फेस्टिवल हुआ ही नहीं। तो सारा पैसा जो है जिसको कहते हैं नाली में बहाया गया था। लेकिन जहाँ पे अरविंद केजरीवाल है, जहाँ पे मनीष सिसोदिया है, जहाँ पे सत्येंद्र जैन है, वहां पे पैसा नाली में नहीं जा सकता है, क्योंकि नाली में जाने का मतलब ये होता है कि पैसा जो है बर्बाद हो गया। लेकिन ये पैसा जो है इनके अकाउंट्स में चला गया है। कैसे गया है, किधर गया है, ये यही लोग जाने, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट जो है इन लोगों को बिल्कुल खोल के रखने के लिए जा रही है। अच्छा, और आतिशी ने रेखा गुप्ता जी से पूछा कि भाई आप सदन में कहाँ थी, आप सदन में क्यों नहीं आई थी? तो रेखा गुप्ता ने बोला कि मैं सदन में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि भाई हमारे पास 10-10 विभाग है, आपके पास तो एक भी विभाग नहीं रहता था। आपका मेन काम तो होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उसके बाद में आकर के धरना प्रदर्शन करना और आकर के एलजी को गालियां देना, मोदी को गालियां देना। आपका बस यही काम हुआ करता था। आपका काम होता था अपने लिए शीश महल बनवाना, जो सीएम थे वहां पे, अपने लिए शीश महल बनवाना और अपने टॉयलेट के लिए गोल्ड प्लेटेड कमोड्स बनवाना। वो पैसा जिससे आप गरीबों का घर बनवा सकते थे, वो पैसा आपने अपने ऊपर खर्च किया है। प्रधानमंत्री की जो आवास योजना थी, उस आवास योजना में 54,000 मकान जो है वो बना करके धूल मिट्टी हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो मकान जो है गरीबों को नहीं दिए। और मनविंदर जी, आपको सोच करके गुस्सा भी आएगा और आपको सोच करके घृणा भी होगी इस आदमी से, इसने क्यों नहीं दिया।
क्यों? क्योंकि उसमें पीएम आवास योजना था। वो क्रेडिट जीवी है, क्रेडिट चोर है वो। उसको ये था कि यहाँ पे वो नाम किसी तरीके से बदल नहीं सकता था, तो पीएम का नाम कैसे आगे आ जाएगा? मोदी जी ने जो है वो मकान दे रहे हैं, वो उन्होंने देखा, क्योंकि मोदी जी ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उनके पास जो भी चीजें वो सब सरकारी चीजें, उनकी पर्सनल कोई भी चीज नहीं है। और एक डेकोरम में एक प्रैक्टिस है कि पीएम को किस तरीके से रहना चाहिए, पीएम का घर कैसा होना चाहिए, पीएम को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, पीएम को कैसे ट्रैवल करना चाहिए, जिसके ऊपर कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा उंगली उठाई है, इनकी पार्टी के लोगों ने उंगली उठाई है और इनको जो है बहुत कुछ अनाप शनाप पता है। वहां पर आकर के इस बंदे ने जो है अपना पीएम था का नाम था, इस वजह से उसने गरीबों को घर नहीं दिया, लेकिन अपने लिए शीशमहल बनवा लिया। और जिस ऑफिस में बैठे थे ना, अंकल ने पूछा कि भाई ऑफिस तो इतना बड़ा है, मैं तो पीएम ऑफिस भी गया हूँ उनका मोदी जी का इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन उनका ऑफिस छोटा सा है और ये ऑफिस तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इन्होंने बोला, रेखा गुप्ता ने एक बहुत सरप्राइजिंग बात बताई, बोला कि ये जो ऑफिस बना है ना, यहाँ पे कभी भी आकर के अरविंद केजरीवाल एज ए सीएम बैठे ही नहीं। इन्होंने जितनी भी इनकी मीटिंग्स होती थी सबको अपने घर पे बुलाया और बड़ा अच्छा तंज कसा उन्होंने कहा कि ये जो सीएम ऑफिस बना है लाखों का बना हुआ है, उनका जो घर है वो अरबों का बना हुआ है, तो जो अरबों का रहने वाला जो होगा वो लाखों में उसको नहीं पसंद आएगी सब चीजें। एजुकेशन सिस्टम पे मैं आती हूँ। एजुकेशन सिस्टम के बारे में मनविंदर जी जब इन्होंने बताया, रेखा गुप्ता ने, तो मैं मतलब मुझे भी सोच करके लगा कि कितना ज्यादा हमारे एजुकेशन को इस आदमी ने खत्म करने का प्लान किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 करिकुलम शुरू किए थे, बिजनेस ब्लास्टर, हैप्पीनेस आर और देशभक्ति आर। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि भाई आप ये सोचिए कि अगर एक दिन में 7 या 8 पीरियड्स होते हैं, उसमें से हमारा जो अगर हम जो पढ़ाई करते थे, फिजिकल एजुकेशन हुआ करता था जिसको पीटी कहते थे, लाइब्रेरी होता था, वो हफ्ते में 1 दिन होता था, बाकी सारा पीरियड हम लोग पढ़ाई वहां पे करते थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पर डे एवरी डे इन्होंने 3 पीरियड्स निकाल करके रखे थे, सिर्फ इसलिए कि वहां पे जो है बिजनेस ब्लास्टर की क्लास हो सके, हैप्पीनेस आर हो सके, देशभक्ति की वहां पे हो सके। तो जो साइंस साइड का जो बच्चा था वो आखिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कब पढ़ता? और मैं ये कहती हूँ कि साइंस की बात अगर आप छोड़ दीजिए, ह्यूमैनिटीज में आजकल जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस है, जो हिस्ट्री है हमारी, या इंग्लिश है हमारी, सब कितना आप सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं जहां पर कि बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है पेरेंट्स के लिए, और वहां पे इन्होंने आकर के उसको खराब किया। आप सोचिए कितना बड़ा प्लान है ये, बच्चों को एजुकेशन से आप दूर कर दीजिए। ये एक जो कम्युनिस्ट माइंडसेट होता है ना कि आप अमीर और गरीब का एक दिमाग में आप ये भूसा भर दीजिए जनता के कि अमीर अमीर है और आप गरीब हो तो हमको भी अमीर के बराबर आना चाहिए, तो मतलब फैक्ट्रीज खत्म कर दो, नौकरियां खत्म कर दो, लोगों को सड़क पे ला दो और उसका सिविल वॉर करा दो। उसी तरीके से एजुकेशन के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया था, अगर बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो क्वेश्चन पूछेगा, सवाल पूछेगा, उसको उस लायक बनाओ मत, उसका दिमाग इतना ठूठ कर दो कि उसको सोचने के लायक वो रहे ना किसी भी तरीके से। तो इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ में उन्होंने किया था, और करते करते कि 9वीं और 10वीं में जो बच्चे आते थे फेल हो जाते थे डेफिनेटली, क्योंकि भाई 10th में तो आते आते बोर्ड के उसमें आ जाते हैं। बोर्ड एग्जाम तो सबके लिए, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, और ऑल ओवर इंडिया सेम होता था। बच्चे फेल हो गए, आपने बच्चों को निकाल दिया, मतलब बच्चों की एजुकेशन आपने खत्म कर दी, और वो चाचा सिसोदिया, चाचा चाचा वी मिस यू चाचा, मतलब आप बच्चों को एक पॉलिटिक्स में आप उनको ऐड कर दीजिए, उनसे बच्चों से प्लेकार्ड बनवाइए और बच्चों को थोड़ा रोता हुआ दिखाइए, उसके बाद में जो मिस्टर हैंडसम वहां पे जाए और नहीं नहीं मैं तो तुम लोगों का चाचा हूं, मैं तुम लोगों के साथ ऐसा होने, क्या नहीं होने दोगे? बच्चों को तुम लोगों ने मतलब पढ़ने लायक नहीं छोड़ा, उनको निकालते स्कूल के बाहर, और दारू की बोतल भी आपने पकड़ा दिया था कि ना वो बच्चा पढ़ाई करके आगे बढ़ सके और ना उसका दिमाग काम करे, तो वो करेगा क्या? एक के साथ एक फ्री, आप जो लिकर की तो बातें मतलब हो ही रही थी, उसकी तो सीएजी की रिपोर्ट आई गई है। हॉस्पिटल्स के बारे में भी रेखा गुप्ता ने बताया, उन्होंने कहा कि टोटल 38 हॉस्पिटल्स हैं, और वहां पे जब उन्होंने सर्वे किया वहां पे जाकर के, तो 10-10 साल पुराने एमआरआई की डायलिसिस की मशीन वहां पे 10 साल पे, सोचिए कि कोई उसका रिपेयर नहीं है, कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं, कोई कुछ भी वहां पे नहीं किया है। ऑपरेशन अगर आपका हो रहा है वहां पे तो एक बेड पर 2-2 पेशेंट्स रखे गए हैं, मतलब ऑपरेट आपको किया गया है, और ऑपरेट होने के बाद में आपको एक कंफर्ट चाहिए होता है। वहां पे 2 सर्जरी वाले पेशेंट्स को एक एक बेड के ऊपर रखा गया था, और सर्जरी करने के लिए भी एक चीज था, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है ना मनविंदर जी की, आपको अगर अपनी कोई सर्जरी करानी है तो वहां पे डॉक्टर्स आपको 6-6 महीने 2-2 साल की आपको जो डेट दे देंगे।
सेम चीज इन्होंने यहाँ पे किया था। यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो 6-6 महीने की सर्जरी का वो देते थे, उससे पहले तो जो पेशेंट अगर सीरियस है तो वैसे ही मर जाएगा वो। और इनकी जो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जब बात की तो मोहल्ला क्लिनिक में उन्होंने बताया कि वहां पे बैंडेज, एक नॉर्मल पट्टी बांधने तक का भी इंतजाम वहां पे नहीं था। तो आप क्या सोच सकते हैं कि वहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहे होंगे? कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं थे वहां पे। उन्होंने कुछ भी नहीं। आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना जो है अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि आयुष्मान योजना में पीएम मोदी का नाम था। वो ये चाहता था, तभी मोहल्ला क्लिनिक का इतना सारा बखान किया था कि भाई हमारा एट पार चल रहा है, हमारा हमारा बेटर है, हम दिल्ली के लोगों के लिए सोच रहे थे। उस बंदे ने आयुष्मान योजना आने ही नहीं दिया और कितना बड़ा नुकसान कराया है। तो ये औरत स्वयं स्तुति में अपनी अपनी स्तुति करा लो बस कि मतलब केजरीवाल की जय हो, केजरीवाल की जय हो, केजरीवाल जिंदाबाद। इसी चीज में उसने सारा का सारा पैसा जो है डकार गया। मैं तो ये बोलूंगी डकार गया, पब्लिक का पैसा डकार गया, सब जनता का पैसा डकार गया। मेट्रो के लिए मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगी, मैं बहुत कुछ पॉइंट्स ही आपको बता रही हूँ जो मेजर मुझे लगा कि लोगों को, आपके व्यूअर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेट्रो के पैसे आज तक इसने नहीं दिए। 6,000 करोड़ पेंडिंग है जो कि बनते थे, उसको उसने नहीं दिया। लेकिन क्रेडिट लेने के लिए सामने आके खड़ा हो गया कि भाई मेट्रो तो हमने बनवाई है, दिल्ली में जो मेट्रो चल रही है वो हमारी वजह से चल रही है। तो आप ये सोचिए कि मतलब इन्होंने किस तरीके से जो है अच्छा हाँ, शीश महल, हाउ कैन आई फॉरगेट शीश महल। शीश महल के लिए उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, हम बहुत सोच रहे हैं कि हम क्या करें। या तो हम उसको स्टेट गेस्ट हाउस बना दें, क्योंकि स्टेट गेस्ट हाउस बनाने में क्या है कि कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि दिल्ली में आज तक जो है भाजपा को कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है। एक ऑप्शन तो उन्होंने ये दिया। दूसरा उन्होंने बोला कि हम पब्लिक के लिए उसको खोल देते हैं, एज अ पर्यटन या म्यूजियम बना देते हैं, ताकि पब्लिक वहां पे आएगी, पैसा देगी, उसको जो है देखेगी, तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि हम इसको बेच देते हैं क्योंकि देखिए भारत में ना राहुल गांधी कितना भी जाके बाहर जाके कह दें कि भारत गरीब देश है, लेकिन भारत में पैसा बहुत है। और पैसे वाले जो लोग हैं ना, वो आप उनको देखेंगे अक्षय तृतीया के दिन पे, आप उनको देखेंगे दिवाली के टाइम पे, आप उनको देखेंगे नवरात्र के टाइम पे। इस समय निकल करके जो मिडिल क्लास फैमिली है वो गोल्ड लेती है, मिडिल क्लास फैमिली गाड़ियां लेती है, मिडिल क्लास फैमिली 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वगैरह सब चीजें अपनी लेती, इन्वेस्ट करती है, वेस्ट नहीं करती है, वो इन्वेस्ट करती है। तो ये जो सारा पैसा है ना, ये लोग कितना भी जाकर के वहां पे इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में पैसा बहुत है और भारत का जो पैसा है ना बहुत सही जगह पे लगता है। तो उन्होंने ये बोला कि हम चाहते हैं या तो हम एक काम करेंगे, इसको हम बेच देते हैं, हम बेच दें, उसका जो पैसा आएगा उस पैसे से हम दिल्ली की जनता के लिए हम कुछ कर पाएंगे और हम कुछ करना चाहते हैं। तो मोटा मोटा जो उन्होंने बोला था, उन्होंने मैं धज्जियां उड़ा के रख दी। उस इंटरव्यू में मैंने तो देखा तो मुझे तो बहुत मजा आ गया था देख करके। नंदिता जी, जी जी नंदिता जी, ये जिस मॉडल में जनता ने नकारा, जिस मॉडल की वजह से इन्होंने दिल्ली अपने हाथ से खो दी, अब ये वही मॉडल पंजाब पर लागू करना चाह रहे हैं, मतलब उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और देखिए कि जो वहाँ के सीएम हैं वो पीछे हट रहे हैं, ये उनके ऊपर चढ़े जा रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जो हरियाणा के सीएम ने बहुत केजरीवाल इम्पोर्टेंट है, के लिए, हाँ, केजरीवाल जी बहुत के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बोला है। है, तो वो मैं दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मजे ले लेके कह रहे हैं। पंजाब में तो आया था, वो बाहर काट दिया। खान साहब ने कहा मन्नी खतरा हो गया। कहा मान साहब को खतरा हो गया था। और कहा जाना पड़न दो। मान साहब ने गेल पड़ी बाहर काट। कहा भाई आएगा मत्था तो टेक जा, पर इधर न देखा। मान साहब भी ध्यान रखा पूरा, डीसी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। परंतु मान साहब भी बेचारे उसी की नीति पर चल रहे थे, केजरीवाल की। ये वहां के लोगों ने भी मन बना लिया, इंतजार कर रहे हैं पंजाब के लोग भी। जहाँ ही इलेक्शन की घोषणा होगी
ये आम आदमी जैसे दिल्ली में से साफ हुई ऐसे पंजाब में से भी साफ हो जाएगी, ये यहाँ भी नहीं रहेगी। और कांग्रेस तो जीरो पर आउट हो रही है, कांग्रेस का कुछ बट ही नहीं रहा। तो इन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं। एक तो ये कि जो हाल दिल्ली में हुआ है उससे पहले हरियाणा में हुआ है, अब वो पंजाब में होने वाला है 2027 में। एक तो हुई बात ये पॉलिटिकली, और दूसरा उन्होंने एक इशारा किया है कि भगवंत मान समझ रहे हैं इनकी चालाकी। पहले तो उन्हें पता नहीं चला, सोए रहे वो, है ना, पैगमान ना अपने काम में बिजी रहे। अब जब उनकी कुर्सी पे लगा कि मेरी कुर्सी खिसकने वाली है तो वो अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब भगवंत मान को खतरा है केजरीवाल से। जी, बहुत बड़ी बात की। देखिए जी, बताइए जी। पहले तो मैं नायब सैनी जी को बोलूंगी कि मतलब मजा आ गया। हरियाणवी उन्होंने बोला है, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं, मुझे 2-3 बार सुनना पड़ा था इसको समझने के लिए। जो उन्होंने बोला है ना, खूब उन्होंने मजे ले लेकर के बोला। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अगर आप देखिए ना तो लगा था कि वो एंजॉयिंग हिमसेल्फ बोलने के लिए, और पीछे से जो हंसी ठाकुर की आवाजें आ रही थी तो जो ऑडियंस बैठी थी वो भी अपने आप को एंजॉय कर रही थी वहां पे। देखिए, ये जब दिल्ली से आए थे तो दिल्ली हार करके जब ये पंजाब में पहुंचे थे तो वहां पे आकर के इन्होंने वही सपने दिखाए जो इन्होंने दिल्ली में दिखाए थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में जो जनता है, जनता को क्या देखने को मिल रहा है? जनता को 2 पोस्टर हमेशा देखने को मिल रहे हैं, एक अरविंद केजरीवाल और एक मनीष सिसोदिया। इतना सारा पैसा जो है पंजाब की जनता का, वो सारा पैसा खर्च किया जा रहा है सिर्फ इन दोनों को चमकाने के लिए, इन दोनों को आगे करने के लिए। भगवंत मान जो है इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और वो इस समय चुप है क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये समझ में आ रहा है कि उनकी कुर्सी का जो 4 पाए है ना, 4 पाए को एक एक करके तोड़ा जा रहा है, उस कुर्सी को डगमगाया जा रहा है ताकि ये नीचे गिर जाए और उसके बाद में इनकी भी गवर्नमेंट जो खत्म हो जाए। और जो इनका प्लान है, रेखा गुप्ता ने बहुत क्लियर, मैं बताना भूल गई, उनसे पूछा था कि आप फ्यूचर कैसा देखते हैं, तो उन्होंने क्लियर बोला था कि मैं अरविंद केजरीवाल को जेल में देखती हूँ क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं, जो उन्होंने कांड किए हैं, वो सिर्फ उनको सीधे उनका जो डेस्टिनेशन होगा, जो उनका एड्रेस होगा, वो तिहाड़ जेल होगा। और उनके साथ में उनके जो बेस्ट फ्रेंड है मिस्टर हैंडसम, वो भी जाएंगे, उनके साथ में जो सत्येंद्र जैन है वो भी जाएंगे, और पूरी एक लाइन जाएगी वहां पे। और मुझे लगता है कि बहुत बिजी होने वाले तिहाड़ जेल के जितने भी जेलर हैं और जितने भी वहां के लोग हैं। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रचार करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में इन्होंने जो इनका प्रोजेक्ट होता था वो उसमें कितना पैसा लगता था और प्रचार में कितना पैसा लगता था, यही सेम काम आकर के वो वहां पे पंजाब में कर रहे हैं। अपने को सिर्फ प्रचार करके अपने आप को आगे कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर आपने नोटिस किया होगा मनविंदर जी, तो अरविंद केजरीवाल को आदत पड़ गई लग्जरी की। उनका काफिला जब वो निकलते हैं वो सीएम के काफिले से बड़ा होता है। उनको जो है जितनी आराम तलबी उनको आदत, कहते हैं लत लग गई उनको, वो उसके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं। तो वो हर तरीके से भगवंत सिंह मान को मतलब मिसयूज कर रहे हैं वहां की मशीनरी का। और जब वो जाते हैं बाहर वहां पे तो भाई देखिए, जब वहां पे जो जनता है, जो डॉक्टर हैं, जो जिनके यहाँ पे अभी गए थे, मैंने हम लोग ने अभी वीडियो किया था उसके लिए, जहाँ पे मॉड्यूलर ओटी इन्होंने वो और इनॉग्रेट किया था, तो वहां पे इनको ही फेस करके बोला जा रहा है क्योंकि ये आगे सामने आके खड़े हो जाते हैं। अगर भगवंत मान सामने आके खड़े हो जाए तो आप एड्रेस किसको करेंगे? जो सामने खड़ा होता है, जो पीछे जिसको खड़ा कर दिया जाता है और ये सामने आके खड़े होते हैं तो इन्हीं को एड्रेस किया जाता है। और इन्होंने अपना एक बना के रखा है कि इस पार्टी का जो मुखिया है, सर्वे सर्वा है, वो मैं ही हूँ। ये इन्होंने इस तरीके का पिक्चर पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया है। और संजीव अरोड़ा की बात में आपको, मुझे लगता है कि संजीव अरोड़ा भी अभी कल ही शायद हम लोगों ने इस पे बात किया था कि संजीव अरोड़ा भी जो है ना बहुत समझदार हैं। वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है राज्यसभा की। उनको ये कि भाई पहले इलेक्शन लड़ाओ और मेरे को पहले जो है, मेरे को एक PWD जैसे एक अच्छा मलाईदार वाला मेरे को एक डिपार्टमेंट दे दो, मिनिस्ट्री दे दो, उसके बाद मैं रिजाइन करूंगा। तो वो भी ना चूहा बिल्ली का खेल वहां पर भी चल रहा है क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल लुधियाना में जाकर के जमे हुए हैं और लुधियाना जो है वो सारी बिजनेस क्लास कम्युनिटी का है। तो पंजाब में अगर ये कह रही है नायब सिंह सैनी जी, अगर ये कह रहे हैं कि भाई इनको खतरा है भगवंत सिंह मान को, तो डेफिनेटली उनको खतरा है।
जान का खतरा मैं नहीं बोलूंगी इसमें, लेकिन खतरा है उनकी सीट का, उनके सीएम की कुर्सी का, क्योंकि एक एक करके पाए जो है वो तोड़े जा रहे हैं। क्योंकि वहां पे देखिए मनीष सिसोदिया है, विभव है, विजय नायर है, और वहां पे और भी लोग धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। और मतलब इनको पहले बिठा दिया गया था, और लेकिन फिर भी उसमें ना एक जैसे समुद्र में जो लाइट हाउस नहीं होता है, कितनी भी लहरें आ जाए वो खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है इस समय भगवंत मान जो लाइट हाउस बन करके खड़े हुए हैं अपने लिए, कि मेरे को कोई डिगा ना सके, क्योंकि वो सारी पॉलिटिक्स देखिए रग रग से वो वाकिफ हैं। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल कैसे इस्तेमाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर स्वाति मालीवाल को घर के अंदर आ करके कुटवा सकते हैं, पिटवा सकते हैं, और उसके बाद जिसने कूटा है, जिसने पीटा है, उसको साथ लेकर के घूम सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल क्या मतलब क्या कैरेक्टर है इस आदमी का, चलिए, मैं क्या आप आपको इसमें कर थोड़ा सा सकते ऐड नहीं ऑन सोच करती सकते हैं। हूँ। मैं जी आप में इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करती हूँ कि ये क्या जी नहीं कर सकते। अब एक नया क्रम शुरू हो गया है पंजाब में, लगातार हैंड ग्रेनेड से हमले हो रहे हैं। हाँ अभी अभी 2 दिन पहले ही जालंधर में हम्म, भारतीय जनता पार्टी के मनोरंजन कालिया है, उनके घर के बाहर हमला होता है। पुलिस ये कह रही है कि हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कुछ और दूसरे सूत्र हैं जो ये बता रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है, इसका संबंध जो एक नेक्सस है, जो विदेशों में बैठा हुआ है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ये देखिए ना कि ये करवा क्या रहे हैं। मतलब ये फिर से उसी काले दौर में पंजाब को ये धकेल रहे हैं, केवल और केवल एक कुर्सी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। नंदिता जी, आप कुछ कह देखिए रही थी जी। अरविंद केजरीवाल ने देखिए अपनी जो मंशा है उसको डे वन से उन्होंने क्लियर करके रखा है। और हमारे पास जो है कुमार विश्वास जैसे लोग हैं जिन्होंने हिम्मत की बताने के लिए कि इनकी मंशा क्या रही है। इनकी मंशा रही है पीएम बनने की। इंडिया के अगर पीएम हम नहीं बन पाएंगे तो हम पंजाब को खालिस्तान बना के हम उसके पीएम बन जाएंगे। तो मंशा तो इन्होंने शुरू से अपनी क्लियर बता के रखी है। दिल्ली के राजा हम हैं, इनको लगा कि वो पुराने जमाने के जो राजा रजवाड़े का जो टाइम था वहां पे पहुंच गए हैं। ये इनको ये समझ में नहीं आया कि डेमोक्रेसी का टाइम है, और डेमोक्रेसी में जनता जो है वो जनार्दन होती है। जनता ने इनको सीधे बोल दिया गेट आउट फ्रॉम दिल्ली, और सीधे पंजाब का रास्ता दिखा दिया। पंजाब में आके जो हेराफेरी कर रहे हैं, ये हेराफेरी पंजाब के लोग समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली का हश्र देखा है, दिल्ली वासियों की हिम्मत देखी है। इसीलिए क्योंकि इलेक्शन देखिए, डेमोक्रेसी में इलेक्शन से पहले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन का वो टाइम आता है जब जनता के हाथ में पावर आती है, और जनता उस समय सबक सिखाती है किसी भी नेता को या किसी भी पार्टी को। तो अभी जब इलेक्शन होंगे मेरे ख्याल से 26 के एंड में या फिर 27 के स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी तक इलेक्शन की डेट्स आ जाएंगी। तब तक जनता को सब्र रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी जो हमने वीडियो देखा नायब सिंह सैनी का, हालांकि वो अपने राज्य के ही एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, लेकिन आप ये देखिए ना कि उनकी नजर पंजाब की राजनीति पर भी टिकी हुई है। और जो उन्होंने बयान दिया है कि मतलब समय समय पर बीजेपी और अन्य जो नेता है भगवंत मान को कहीं ना कहीं चेताते रहे हैं, इसके बहुत बड़े मायने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इनकी जो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स है चीजों को खत्म करने की, नष्ट करने वाली। भाजपा की जो पॉलिटिक्स है ना, वो है सबको लेकर के साथ चलने वाली। तो भाजपा की भी नजर बहुत पैनी है, बहुत तेज है। उनको भी समझ में आता है कि किसको हम अपनी तरफ कर सकते हैं, या कौन समझदार है जो हमारी बातें समझ करके देश हित में सोचेगा। तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस एक शुरू हो चुका है, और बहुत जल्दी हमको दिखने वाला है कि ग्राउंड पे क्या होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हाँ, एमसीडी की बात थोड़ी सी आप करना चाह रहे थे। एमसीडी की बात करते देखिए, अप्रैल में मेयर का चुनाव होना है इसी महीने में, और उसमें भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा करके रेडी हुए है। क्योंकि एमसीडी अगर हमारे जैसे मुंबई में आपके लिए वहां पे बीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ सॉरी, जहाँ पे बीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएमसी अगर आपके हाथ में है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं वहां पे, और बीएमसी के लिए सबसे ज्यादा मारामारी होती है। उसी तरीके से एमसीडी के लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। आप ये सोच के देखिए कि मतलब 15 साल के लंबा एक सफर था भाजपा का एमसीडी में, जिसको कि अरविंद केजरीवाल ने आकर के ब्रेक किया। और आने के बाद में जो हालत एमसीडी की हुई है, जो हालत दिल्ली की हुई है,
उसके बारे में तो जितना कम बोला जाए उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है बोलना चाहिए, बिकॉज लोगों को पता लगना चाहिए। लोगों को मेमोरी बहुत शॉर्ट है, लोगों को याद दिलाते रहना चाहिए कि इन्होंने एमसीडी में रहकर के क्या किया था। देखिए एमसीडी में इस समय जो है आपकी जो पोजीशन है मेयर की पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा वीक है। क्यों? क्योंकि एक अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक है कि जो बहुमत है 132 से 133 वोट्स उसमें चाहिए होते हैं। भाजपा के पास में 113 वोट है, आपके पास में 122 वोट है, डेफिनेटली ज्यादा वोट है। और बहुमत में आने के लिए आप पार्टी को क्या करना पड़ेगा, उनको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा या और साथ में एक निर्दलीय का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये उस नंबर पे आएंगे जहां पर ये एमसीडी के ऊपर ही कब्जा कर सकते हैं। और कांग्रेस के साथ में इनका जो 36 का आंकड़ा चल रहा है वो मुझे नहीं लगता कि इनका वो सपना पूरा हो पाएगा। और जो निर्दलीय है, निर्दलीय को क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि वो चला जाएगा आपके पास में डूबता हुआ जो ऑलरेडी डूब चुका है जो जहाज, उसमें जाके थोड़ी ना बैठेगा वो। चूहे तो सारे सबसे पहले बाहर ही भागते हैं ना, तो वो चूहा जो निर्दलीय में चूहा ही बोलो क्योंकि बहुत छोटा सा है लेकिन मैटर करता है, तो वो आकर के उस जहाज पे आकर के क्यों बैठेगा जो जहाज डूब चुका है या जिसके ऊपर पानी की थपेड़े लहरें अब आने वाली है। तो उसके बाद में अच्छा 2023 में शैली ओबेरॉय जो है वो आपकी कैंडिडेट थी, सबसे पहले वो मेयर बनी थी। फिर 2024 नवंबर में महेश कीची जो है वो सेकंड मेयर आकर के बने थे। इनका क्या काम था? इनका काम था जो लैंडफिल से उनको हटाना, जहाँ पे कूड़े का मतलब पहाड़। आप ही सोचिए कि लोग अगर हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे ग्रीनरी देखने जाते हैं या माउंटेन्स देखने जाते हैं या वहाँ पे बर्फ के पहाड़ देखने जाते हैं। दिल्ली में अगर आप जाइए तो वहाँ पे आपको कूड़ों के पहाड़ नजर आएंगे। तो जो लैंडफिल एरिया था उसको हटाने का काम करना था। ठेके के जो कर्मचारी थे वहां पे उनको संविदा पे जो कर्मचारी रखे थे उनको रेगुलराइज करना था, वो उन्होंने नहीं किया था। पार्किंग जैसी एक पार्किंग दिल्ली में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि आप गाड़ी अगर कूड़े ने इतना सारी जगह घेर के रखा हुआ है तो गाड़ियां कहाँ पे खड़ी होंगी। तो पार्किंग की भी जो समस्या थी उसको इन्होंने सॉल्व करना था। और भी बहुत सारी समस्याएं, कूड़े का निस्तारण करना, कूड़ा उठाना, मोहल्ले साफ रखना, इन्होंने कोई काम नहीं किया था। मैं जब अभी 2 साल पहले मैं जब दिल्ली आई थी, आई वाज शॉक्ड। मैं जहां से गुजरती थी वहां पे मुझे सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नजर आता था और मुझे लगा कि मैं पहले जब आती तो दिल्ली चमकती रहती थी, क्या हाल कर दिया था इन्होंने वहां पे। तो ये सारा काम इन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया था। जी जी 2025 में जो है, जो अब ये इलेक्शन होने वाला है, आई एम श्योर कि उसमें आपको एक करारी हार मिलने वाली, क्योंकि भाजपा ने अपनी कमर जो है वो पूरी की पूरी कस ली है। एमसीडी में जो है 250 वार्ड्स हैं, 250 वार्ड्स हैं, उसमें से 12 सीट्स उसमें से खाली हो गई। मैं इसका अरिथमेटिक आपको समझाती हूँ। उसमें 12 सीट्स खाली हो गई, क्यों? क्योंकि 11 पार्षद अब वो विधायक बन चुके हैं, ठीक है। और भाजपा के 7 और आपके 4 जो है उनकी वजह से सीट वो खाली हो चुकी है, वो सारे के सारे विधायक बन करके वो वहां से चले गए हैं। कमलजीत नंदिता जी, ये जो हालत है ये अरविंद केजरीवाल अच्छे से समझ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने पंजाब की तरफ अपनी गाड़ी का रुख किया हुआ है। और ये जो आज हमने वीडियो देखा है, जिस तरीके से नायब सैनी ने ये बात कही है, आप इसको छोटी बात ना समझें, क्योंकि अभी तक तो अटकलें थी, लेकिन अब सही में भगवंत मान के लिए कहीं ना कहीं खतरा दिखाई दे रहा है। नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक चीज में जोड़ूंगी। कमलजीत सहरावत जो है वो लोकसभा पहुंच गए हैं। उनकी जो सीट खाली हुई है उसकी सीट का इलेक्शन जो है जब मेयर बन जाएगा उसके बाद में होगा। ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है मनविंदर जी। जी थैंक यू सो मच, आपने मेरे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी एंड मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।